गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी का विस्थापन अपक्रिया में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी के आधार पर हम समझ पाते हैं कि कौन से धातु किसी धातु को किसी लवण से या उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर पाते हैं कि नहीं। तो कौन से धातु किस धातु को विस्थापित करते हैं विस्थापन अपक्रिया में, इन सब की जानकारी मिलती है धातुओं की सक्रियता श्रेणी को, जिसको याद करने का ट्रिक हम आपको बताएंगे। और यह याद रहेंगे तभी आप बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और इस पर आधारित एक प्रश्न कम से कम आपको तो तैयार ही करना है कि जिसको समझकर हम सक्रियता श्रेणी को याद कर सकें और इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए जानते हैं कैसे इसका उपयोग करेंगे और इसका महत्व क्या है और विस्थापन अपक्रिया में इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। तो कोई भी विस्थापन अपक्रिया होती है जब कोई धातु किसी धातु को विस्थापित कर देता है किसी लवण के जलीय विलयन से, तो उसमें इसका महत्व पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक चूर्ण डालें तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि कॉपर मुक्त हो गया और जिंक सल्फेट बन गया। ये जलीय विलयन था और ये जलीय विलयन में ही रहेगा। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर को मुक्त कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या यह रिएक्शन संभव है? अगर हम जिंक सल्फेट में कॉपर मिलाए होते तो क्या कॉपर जिंक का स्थान ले लेता और कॉपर सल्फेट बनाता और जिंक मुक्त हो जाता? यही जानना है। इन दोनों अपक्रियाओं में से कौन सी अपक्रिया होगी और कौन सी अपक्रिया नहीं होगी, कारण सहित बताना होता है। क्या कारण है कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर डालने पर कॉपर विस्थापित या जिंक विस्थापित नहीं होता है? तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन संभव है। क्यों? इसको जानेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में या धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हम ये देखते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की सक्रियता का क्रम घटता है, अर्थात नीचे वाला ऊपर वाले से कम सक्रिय होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि ऊपर वाला अपने से नीचे वाले तत्वों से अधिक सक्रिय होगा। तो जो तत्व ऊपर है वो अधिक सक्रिय है। यहाँ अगर जिंक विस्थापित कर रहा है किसको? कॉपर को। तो यह देखना है कि जिंक का स्थान ऊपर है कॉपर से कि नीचे है। तो कॉपर यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर है। तो जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है तो यह अधिक सक्रिय होगा, अधिक क्रियाशील। और यह क्या होगा? कम। तो अधिक क्रियाशील है तो यह जिंक विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर मुक्त हो जाएगा। तो इसका रीजन यह हो गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, अतः यह कॉपर से अधिक सक्रिय है। अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक को कॉपर को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर देखेंगे कहा गया है कि कॉपर विस्थापित कर देगा जिंक को। तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि कॉपर का स्थान कहाँ है? नीचे है जिंक से। तो यह कम सक्रिय है और यह अधिक सक्रिय है। तो कम सक्रिय कभी भी अधिक सक्रिय को विस्थापित नहीं करेगा, तो यह रिएक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार फेरस सल्फेट के विलयन में अगर जिंक का चूर्ण डाला जाए तो फेरस सल्फेट बनेगा और आयरन मुक्त हो जाएगा। क्या यह रिएक्शन होगा? अब यह देखेंगे जिंक और आयरन में कहाँ है, तो जिंक यहाँ है और आयरन उसके जस्ट नीचे है। इन दोनों में कौन अधिक सक्रिय है? जिंक। जिंक सक्रिय है तो यह आयरन को हटा सकता है उसके लवण से। तो यहाँ पर आयरन को हटा देगा और यह रिएक्शन होगा। सॉरी यहाँ जिंक सल्फेट बनेगा। तो जिंक स्थान ले लेगा आयरन का, जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन को मुक्त कर देगा। क्यों किया? क्योंकि जिंक अधिक सक्रिय है आयरन से। तो विद्युत श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी इसे कहते हैं।
धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर है, तो यह इसको विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देखें, अगर हम लिख दिए होते फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, अब यहाँ कॉपर विस्थापित करेगा कि नहीं, कॉपर विस्थापित करेगा Fe को कि नहीं, इसको जानने के लिए कॉपर और Fe की तुलना करें। तो कॉपर कहाँ है, Fe से नीचे है, आयरन से, तो कॉपर कम क्रियाशील है, तो यह कम क्रियाशील कभी भी अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं करेगा, अतः यह रिएक्शन नहीं होगा, नहीं विस्थापित कर पाएगा। तो इस प्रकार हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी का उपयोग करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। आप इसको एक वाक्य के रूप में याद कर सकते हैं। उस वाक्य को भी समझना पड़ेगा, आपको एक दो बार लिखकर अभ्यास करना पड़ेगा और उसके एक एक अक्षर और शब्द का महत्व जानना पड़ेगा। इसको हम कह देंगे काशी, इसको नाथ, CA को का, MG को माली, AL को आलू, ZN को जरा, FE को फीके, PB को पकाता और HG को है। तो यहाँ देखा, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, यह याद करना है। तो आपको यह इतना याद हो जाएगा हाइड्रोजन तक। और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, मुद्रा धातु है, पारे को छोड़ दिया जाए इसको, तो यहाँ देखा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तांबा, चांदी, सोना, बीच में पारा है कॉपर के बाद, तो इसको याद कर लेंगे और यह हमारा सक्रियता श्रेणी तैयार हो जाएगा। और इसके आधार पर बोर्ड में किसी भी प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि कौन से धातु किस धातु को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा। तो बस आज बस इतना ही इस वीडियो में, आगे हम कल देखेंगे।